नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का ये जो सेशन रहेगा ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पर है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसके अंतर्गत आप लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसेस की तो एक आपको प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो समझना है शुरू से ही कि सबसे पहले कंप्यूटर प्रोसेस में इनपुट आता है, देन प्रोसेसिंग आती है और लास्ट में आउटपुट हो जाता है। जब कभी भी कंप्यूटर से किसी भी कार्य को कराना होता है तो आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देना ही होगा, मतलब किसी कमांड को उसको बताना होगा, देना होगा। जब ये कमांड कंप्यूटर के पास जाएगी तो वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा ऐसी ही हमेशा चलती है। इस प्रोसेस में कभी कोई चेंज नहीं आता कि हम सोचे कि पहले इनपुट की बजाय प्रोसेस हो जाती, फिर इनपुट हो जाता और लास्ट में आउटपुट मिल जाता। तो एक सीक्वेंस बनी हुई है और ये हमेशा ऐसी चलती है। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग को ये समझाने की कोशिश रहेगी कि कंप्यूटर जब कभी भी प्रोसेस करेगा तो वो किस टाइप से करता है और इस इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच में ऐसी कौन से पार्ट्स हैं, ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जो इनका हेल्प करती है, सहयोग करती है, मदद करती है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े इजी वे में। मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस ब्लॉक डायग्राम को। कभी भी आप लोग को किसी ने बनाने को दे दिया, सीपीसीटी जैसी एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर में पूछा जाएगा कुछ भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड, तो इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन निकलते हैं पूछने के लिए। वो क्या क्या रहेंगे बीच में बताता रहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डीसीए पीजीडीसीए जैसे लोग कोर्स करने वाले, डीसीए पीजीडीसीए जब भी आप कहीं से करते हैं तो विशेष रूप से एग्जामिनेशन में रिटर्न में ये चीज़ें आती है, तो वहाँ पर बनाते समय लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो एकदम आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस टाइप से आप लोग को इस ब्लॉक डायग्राम को बनाना है और कैसे समझना है और कैसे समझाना है, कि इसके बारे में लिखना भी होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब कभी भी ब्लॉक डायग्राम की बात होती है तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले समझना है कि एक ब्लॉक आप लोग यहां पर बना दें। एक ब्लॉक मैंने ऐसे ही इस साइड बना लिया और ऐसे ही ब्लॉक एक यहां पर मैंने तैयार कर दिया। सेम कंडीशन पर एक ब्लॉक आप यहां पर ऊपर बना लें, एक नीचे बना दें। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर तैयार हो चुका है। अब हम सोचेंगे कि साहब इसमें ऐसा क्या है, ये 5 बॉक्स बना दिए, इधर उधर बीच में एक बना दिया, 4 आसपास, तो क्या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बन गया? तो हम कहेंगे हाँ, यही ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। बस इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने इस तरह से आप लोगों को ये बनाकर इसलिए बताया कि ये कभी भी आपके माइंड से जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं, भूल जाते हैं कि अरे यार वो कैसा था, इसके बाद क्या था, इसके बाद। तो आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे कि कुछ नहीं, एक बॉक्स बीच में है और उसके आसपास चारों तरफ एक एक बॉक्स बनाया। अब इसको कनेक्टिविटी दे दें। तो कनेक्टिविटी की प्रोसेस जो होती है वो सबसे मेन प्रोसेस होती है, उस चीज़ को आपको समझना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्लॉक है आप लोगों का, यहां पर मैं इसमें लिख देता हूं, ये आपकी है इनपुट यूनिट। जब कभी भी कंप्यूटर को कमांड देना होती है तो इनपुट यूनिट से सीधे ये कमांड प्रोसेसर के पास जाती है। जो मैं बोल रहा हूं प्रोसेसर के पास जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेसर है। अब इस चीज को, इसको ही समझना है इस बात में। जब भी इनपुट यूनिट से इनपुट दिया जाता है तो सबसे पहले प्रोसेसर के पास जाती है, और प्रोसेसर के पास जाती है तो याद रखिएगा, प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उस सीपीयू के अंदर 2 यूनिट काम कर रही होती हैं। पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू यूनिट। ये 2 यूनिट सीपीयू के अंदर होती है। तो यहां पर ये जो 2 यूनिट मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये दोनों यूनिट सीपीयू के अंदर वाली यूनिट्स हैं। तो पहली यूनिट कौन सी? तो हमने कहा इसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, और दूसरा एएलयू यूनिट। इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपने कमांड दिया, प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर में सबसे पहली यूनिट अंदर काम कर रही है कंट्रोल यूनिट, और जब कंट्रोल के पास ये गया तो कंट्रोल के पास इसमें प्रोसेस हुआ, और लास्ट में प्रोसेस होने के बाद सीधा निकल करके आ गया आउटपुट के पास। ये सिंपल सी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। इनपुट
प्रोसेस हुआ, गया और लास्ट में आउटपुट यूनिट। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको कि ये जो यूनिट आप बता रहे हैं ये आउटपुट यूनिट है। अब आगे की जो प्रोसेस शुरू होती है, अब समझिएगा इसको ध्यान से। जब भी कभी इनपुट दिया जाता है तो आप कीबोर्ड या माउस से इनपुट देते हैं, तो जब कभी भी आपका इनपुट जाएगा तो हिंदी में जाएगा या इंग्लिश में जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में, या फिर माउस से क्लिक करते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में आप काम कर रहे हैं वो इनपुट यहाँ से उसी भाषा में जाता है। लेकिन जब सीपीयू के पास जाता है तो सीपीयू उसको आपकी हिंदी या इंग्लिश को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट कर लेता है उसकी खुद की लैंग्वेज में, जिसे कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर जब ये आपकी भाषा जाती है, जब भी इनपुट आप देते हैं तो वो कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, और ये कन्वर्ट करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। मैं इसको इस तरह से बना दूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के पास आया और कन्वर्ट हुआ बाइनरी में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बाइनरी सिस्टम, जिसमें कि हम बोलते हैं 0 और 1, ये दो कोड आते हैं, इसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। कि जब भी आप बात करेंगे बाइनरी की, तो बाइनरी में केवल दो, आप लोग हिंदी जानते हैं तो अनाराम याद है आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी जो वर्णमाला होती है उसमें 52 अक्षर होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में आपके A to Z 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन जब आपकी बाइनरी कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे तो इसमें केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। आपने इनपुट दिया, प्रोसेसर के पास गया, हम बार बार बोल रहे हैं प्रोसेसर के पास गया, पर हम बोल रहे हैं ये तो कंट्रोल यूनिट के पास गया। तो ध्यान रखिए, इसे इस ब्लॉक डायग्राम में इस तरह से डॉटेबल लाइन के थ्रू समझाया जाता है। जब ये चीज बार बार बोली जाती है कि ये प्रोसेसर के पास गया, तो वाकई में ये जो दो काम आप लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे, ये दोनों सीपीयू के अंदर हो रहे हैं। तो हमने ये सीपीयू बना दिया डॉटेबल लाइन से। क्यों? क्योंकि हमको ये बताना है इधर जो इनपुट और आउटपुट हो रहा है, ये यहाँ पर एक अलग से यूनिट है हमारे पास, और इस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? सीपीयू यूनिट। ठीक है, हम लिख देते हैं। तो ये जो इतना भाग है, एक्चुअल में ये सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में जब इनपुट आता है तो हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है, ये कन्वर्ट करता है इसको बाइनरी में, और बाइनरी में पूरा काम करने के बाद वापस कन्वर्ट करता है हिंदी इंग्लिश में और आउटपुट पर भेज देता है। और ये प्रोसेस हमेशा ऐसी चलती रहती है। लेकिन जब कंडीशन आती है कि इनपुट आपने दिया और इनपुट की जो कंडीशन हुई वो कैसी हुई, तो हमने कहा कि जो इनपुट है हमारे पास, वो इनपुट है जब हमने इसको इनपुट दिया तो वो इनपुट है 2 + 2 = व्हाट। जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आई तो इनपुट से ये सीधा सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में कंट्रोल के पास आएगा, और कंट्रोल इसको 2 + 2 ही पढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेशन का काम नहीं करता है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये सीधा भेज देगा कहां पर? तो हम कहते हैं ये सीधा अंदर जाएगा ALU यूनिट के पास। ALU में कैलकुलेशन होगी 2 + 2 = 4, और जब ये 4 आंसर देगा तो ये वापस पहुंचा देगा इसको प्रोसेस करके कंट्रोल के पास। कंट्रोल फिर इसको बाइनरी में पढ़ेगा, 4 आ चुका, और ये 4 वापस से आपके आउटपुट यूनिट पर यानी मॉनिटर पर मिल जाएगा। ये एक सिंपल सी प्रोसेस आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में चलती है। इनपुट दिया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्यों? क्योंकि ये कन्वर्टिंग का काम करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है और प्रोसेसिंग का काम करती है। ये किसको कंट्रोल कर रही है? ये ALU को कंट्रोल कर रही है। ये किसको प्रोसेस कर रही है? जो भी इनपुट आ रहा है उस पर प्रोसेस करती है। ये क्या कन्वर्ट करती है? ये हिंदी या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज में आपने काम किया है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है बाइनरी में। तो इसका काम कन्वर्टिंग का भी है, कंट्रोलिंग का भी है और प्रोसेसिंग का भी है। ये सब कुछ काम अंदर चलता रहता है। जब कैलकुलेशन की बात आती है तो ये सीधा भेजता है ALU के पास। ALU में ये पूरा कैलकुलेट करता है और वापस से कंट्रोल के पास उसका आंसर आएगा और वापस आउटपुट यूनिट तक चला जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा चल रही है। लेकिन यहां पर सवाल आता है, फिर जब ये सारा काम हो ही गया था तो ये ऊपर वाला बॉक्स क्या काम कर रहा है? ये क्यों बनाया हमने? तो ये सारा काम तभी हो सकता है, सीपीयू काम तभी कर सकता है जब आपके पास एक एडिशनल यूनिट हो, और उसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेमोरी की। तो जब मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो हमने कहा 2 टाइप की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब रैम, सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क। यहां पर आपके रैम और हार्ड डिस्क का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई इनपुट दिया जाता है तो कंप्यूटर के पास जब तक कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है,
जब तक वो प्रोग्राम एक्टिव न हो जाए तब तक आप कोई काम कर नहीं सकते। तो जब भी इनपुट जाता है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पहुंचती है मेमोरी के पास, और इसकी दोनों मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल या बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों ही मेमोरी एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप लोग इसकी बात करते हैं तो ये सीधा यहाँ पर मेमोरी से उस प्रोग्राम को अवेलेबल करवाता है आपको कि आपको कौन सा प्रोग्राम, पहले ये कमांड अंदर जाएगी, आपने इनपुट दिया तो सीपीयू के पास गया। जब सीपीयू की आप बात करते हैं तो सीपीयू के पास प्रोसेस में तो जाता है और यहां से आपको कमांड मिलती है सीधे मेमोरी के पास भी, ये पार्ट मेमोरी में भी जाता है, मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने को कहेगा। देन वो प्रोग्राम स्टार्ट होकर के रैम पर कहां जाएगा, परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के पास। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क के पास, क्योंकि सभी सारे प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में क्योंकि सारे प्रोग्राम परमानेंट स्टोर होते हैं तो सबसे पहले परमानेंट स्टोरेज पे आपकी इंस्ट्रक्शन जाती है, कमांड जाती है, वहां से वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वो लोड होता है सीधे उसी की टेम्पररी या प्राइमरी मेमोरी पर, मतलब रैम पर। रैम क्योंकि उस प्रोग्राम को चलाने का काम करेगी तो वो वहां से उसको लोड कर लेती है, और जब वो लोड हो जाता है प्रोग्राम तब प्रोसेसर अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करता है। तो ये जो कंडीशन आप लोगों के पास दिखाई देगी, इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इसी चीज को, जो भी ब्लॉक डायग्राम आप सामने देख रहे हैं, इसको हमेशा इसी तरह से समझाया जाता है, आप लोग को समझा जाता है कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट यूनिट से इनपुट देगा। ये इनपुट सबसे पहले सीपीयू यूनिट के पास जाएगा। इस सीपीयू यूनिट के अंदर में दो यूनिट काम कर रही होती, पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी एएलयू यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कन्वर्टिंग का और कंट्रोलिंग का। ये इसको आपकी हिंदी या इंग्लिश से कन्वर्ट करती है बाइनरी में, और बाइनरी से फिर कन्वर्ट करती है हिंदी या इंग्लिश में, और लास्ट में आउटपुट यूनिट मतलब मॉनिटर तक पहुंचा देती है। और ये प्रोसेस हमेशा ऐसी निरंतर चलती है। लेकिन जब इनपुट में ऐसी इनपुट आ जाए कि कोई कैलकुलेशन करना हो, चाहे वो 2+2 हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, या कोई भी कंडीशन हो, तो वो सीधे से यहाँ पर कंट्रोल के पास जाएगा। कंट्रोल से फिर वो एएलयू यूनिट तक पहुंचाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने का काम एएलयू का होता है। ये इसका आउटपुट देगा वापस कंट्रोल को, और कंट्रोल यूनिट इसको वापस कन्वर्ट करके पहुंचा देगी आपके आउटपुट यूनिट तक। लेकिन ये प्रोग्राम, ये काम तभी हो सकते हैं, ये प्रोसेस तभी हो सकती है जबकि आपकी मेमोरी यूनिट में उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम अवेलेबल हो। यदि उसकी मेमोरी में वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं हुआ तो आगे की ये सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में आप लोगों ने बोला कि मुझे कुछ कैलकुलेशन करना और कैलकुलेटर की आवश्यकता है। अब यदि कैलकुलेटर की आवश्यकता और कैलकुलेटर कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल फोन पे एक्टिव ही ना हो तो आप काम कैसे करेंगे? प्रोसेस होना ही नहीं है। तो सबसे पहले वो कमांड आपकी स्टोरेज पर जाएगी, उस मेमोरी पर जाएगी और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगी। ये प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहते हैं। वो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने पर आपकी परमानेंट मेमोरी से लोड होकर सीधा से जाएगा रैम पर, टेम्परेरी मेमोरी या हम बोलते हैं आपकी मेन मेमोरी। तो रैम पर लोड होगा क्योंकि रैम का ही काम होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को चलाना। रैम उसको ऑपरेट करेगी और फिर बाकी सारी प्रोसेस सेकंड नंबर पे स्टार्ट हो जाएगी जो कि प्रोसेसर की होती है, और फिर आपका इनपुट आउटपुट कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की, इसको आपको इसी तरह से हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें जो मैं बोल रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है, तो रटा हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है। दूसरी बात, कंप्यूटर के सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, तो आपके लास्ट सेशन में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था सीपीयू के इनर और आउटर पार्ट्स, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, अंदर के पार्ट्स में आपके मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, इस टाइप की सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी। तो जब पार्ट्स ऑफ सीपीयू आता है तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, फैन, या फिर हम लोग बात करते हैं आपके फ्रंट पैनल की तो ऑन ऑफ स्विच हो गया, रीसेट स्विच हो गया, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, इस टाइप की, या फिर बैक पैनल हो गया तो उसमें आपको सारी कंडीशन क्लियर होगी। लेकिन जब बात होती है यूनिट्स ऑफ सीपीयू की, अभी हम पार्ट्स ऑफ सीपीयू की बात कर रहे थे तो ये सारी चीजें थी, लेकिन बात होती है एग्जामिनेशन में यूनिट्स ऑफ सीपीयू होती है कौन सी, तो आप लोग को रटा होना चाहिए कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। ये दोनों सीपीयू की यूनिट है और पार्ट्स अलग से आप लोग को बताए गए। तो मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, फैन, ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू है, और यूनिट्स ऑफ सीपीयू में कंट्रोल और एएलयू है। इसको रट लेना कैसे भी, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर यूनिट और पार्ट्स आपके लिए माइंड में एक ही चीज होती है, तो ये एक नहीं होता, ये अलग अलग होता है। सवाल हो सकता है सीपीयू में कितनी यूनिट्स होती हैं, 1, 2, 3 या 4, तो आप लोग को रटना है कि 2 यूनिट होती है, कंट्रोल और एएलयू यूनिट।
फिर आगे बढ़े, इनपुट यूनिट से इनपुट किस भाषा में दिया जा सकता है, तो कंप्यूटर में हर एक वो भाषा जो इंस्टॉल आपने की है वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या कोई भी हर एक भाषा में यहां पर इनपुट दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़, फिर इसके बाद फिर आपका सवाल हो सकता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत एएलयू का पूरा मीनिंग क्या होता है, इसका एएलयू का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को रटा होना चाहिए, जब कभी भी बात करेंगे एएलयू की तो हम यहां पर शो करते हैं। एएलयू का पूरा मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कितने टाइप की कैलकुलेशन कर सकती है, फिर नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। तो एएलयू यूनिट दो टाइप की कैलकुलेशन कर सकती है। कौन कौन सी, तो ये रटा होना चाहिए, एक अर्थमेटिकल और दूसरी लॉजिकल। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में कौन कौन सी कैलकुलेशंस आती हैं, तो बताइए आप उसको, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल, ग्रेटर एंड नॉट इक्वल, लेस एंड नॉट इक्वल, बराबर, फिर बड़ा है, छोटा है, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर, बड़ा और बराबर नहीं है, छोटा और बराबर नहीं है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं ये सब लॉजिकल कैलकुलेशंस में आती हैं। तो आप लोगों को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम पूरा पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एएलयू के अंतर्गत दो कैलकुलेशन की जाती है और इस दोनों में कौन कौन सी, तो अर्थमेटिक में प्लस माइनस इनटू डिवाइड और लॉजिकल में आपके बाकी लॉजिकल साइन, चाहे ये बड़ा है, ये बराबर है, ये छोटा है, इस टाइप की सारी चीजें इसमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर रहेगा। भविष्य में कभी भी आपको ये बनाने की जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी। इस टाइप से आप लोग ये पूरा इसको समझाएंगे। इस चैप्टर में सीपीयू के बारे में तो हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, एएलयू भी हमने समझ लिया। बात आती है फिर इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की। तो एक छोटा सा नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। उस इनपुट आउटपुट को समझाने के लिए हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और इस इनपुट में आपके इनपुट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने जो बात की थी ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम का एक पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। इनपुट यूनिट के हम लोग बात कर रहे हैं या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो आपको मैं समझाना है। लेकिन उससे पहले ब्लॉक डायग्राम का ये सेकंड पैटर्न है जिसमें कि और अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम को समझाया गया है। तो ये भी आप एक मिनट में क्लियर कर लें ताकि इस टाइप के कभी ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ जाए तो आप लोग को दिक्कत ना आए। सेम पैटर्न पे जो चीज मैंने वहां बताई है वो की वही चीज यहाँ पर है, आप वही इनपुट यहां पर भी दे रहे हैं। ये इनपुट पहले कहां जा रहा था, तो मैंने कहा था आपको ये पूरा सीपीयू बना हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ये यहां पर तो जा रहा है लेकिन कंडीशन, ये पूरा आपका सीपीयू और सीपीयू में दोनों यूनिट काम कर रही है। कौन कौन सी, कंट्रोल यूनिट जिसको कि सीयू बोलते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए सीयू का मतलब क्या होता है तो रट लेना, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। और फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू यूनिट, जिसमें आपकी दोनों प्रकार की कैलकुलेशन हो रही है। ये सारा कंसेप्ट होने के साथ आप लोगों का इनपुट आ रहा था, नीचे कंट्रोल के पास जा रहा था, देन आउटपुट पर चले जा रहा था। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी एक यूनिट और होती है और उसको हमने नाम दिया मेमोरी यूनिट। तो जब मेमोरी यूनिट की आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट मतलब स्टोरेज, और स्टोरेज में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही होता है। तो जब कभी भी आपका इनपुट आता है तो वो इनपुट सीपीयू के पास तो जाता है लेकिन सीपीयू के साथ में डायरेक्टली मेमोरी के पास भी जाता है। तो मेमोरी से सबसे पहले वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, देन प्राइमरी तक पहुंचाता है और प्राइमरी से फिर वो प्रोग्राम आपका प्रोसेसर मतलब सीपीयू के पास जाता है और ये काम निरंतर कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स आपस में मिल करके पूरा ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। यहां पर जो ये डार्क लाइनें दिख रही है आप लोगों को, एरो जो दिख रहे हैं, ये सब डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। और जो डॉट 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 है वो कंट्रोल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल फ्लो में कि भैया इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जब आपने इनपुट दिया तो ये जो डॉट्स हैं इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के अंदर ये काम हो रहा है और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये दो यूनिट इसमें कंट्रोल कर रही है। इस टाइप से यहाँ पर यही चीज यहां से डॉट 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 से आपकी चली जाती है प्राइमरी मेमोरी तक कि ये सीपीयू में जब इंस्ट्रक्शन आती है तो सीपीयू का काम होता है सीधे आपकी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को बोलना कि मेरे पास तो कोई प्रोग्राम है नहीं, आप बताएं। तो प्राइमरी मेमोरी
के पास इंस्ट्रक्शन जाती है और इसके पास से सीधी सेकेंडरी मेमोरी के पास जाती है। यहां से जब इंस्ट्रक्शन से निकल करके प्रोग्राम आपका आता है, मतलब हार्ड डिस्क से निकल कर रैम पर लोड होता है और यहाँ प्रोग्राम चलना शुरू कर देता है। प्रोग्राम रन होकर के फिर यहाँ पर प्रोसेस आती है कि हाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका है, अब आप आउटपुट दे सकते हैं। तो ये ऐसी कंटिन्यू आपकी प्रोसेस चलेगी। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट यूनिट की। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कई सारे इनपुट यूनिट्स और लास्ट में आउटपुट यूनिट का चैप्टर बनाया हुआ है आप लोग के लिए। एक शॉर्ट में इसको समझाऊंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ये सिर्फ इसलिए बना दिया मैंने आप लोगों के लिए कि यहां से आप लोगों को ये तो समझ में आए कि टोटल इनपुट और आउटपुट में हम लोग जो जानते हैं कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, वेब कैमरा होता है, सुना हुआ है सबने। नेट पर ये डेटा आप सर्च करेंगे आपको नेट पर मिल भी जाएगा। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य नेट से डेटा कॉपी करके इस नोट्स में तैयार करके आपको डिस्प्ले करना बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर मेरा उद्देश्य जो है, इस नोट्स में कुछ नाम ऐसे आते हैं जो कि आप लोग शायद ना तो कभी पहले किसी से सुने हुए हैं, ना किसी बुक में पढ़ा है। दूसरा, यदि आपने कहीं पर नेट पर देखा है या बुक में पढ़ा तो आपको वो समझ में नहीं आया या आपको कोई उसको समझाने वाला अच्छा व्यक्ति मिला नहीं। तो यहाँ पर वो जो 2-4 नाम हैं उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से समझा दूं, ताकि कभी भी इनपुट और आउटपुट के बारे में बात हो तो आप लोग वो अच्छे से समझ सकें, क्लियर कंसेप्ट हो आपके सारे। तो एग्जामिनेशन में जब वो चीजें पूछी जाती है तो वो हमारे ऊपर से नहीं जाएगी। माउस, इसके बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है माउस से हम लोग इनपुट देते हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 15 पॉइंट है, मतलब इनपुट यूनिट में 15 इनपुट यूनिट है। कोई व्यक्ति के माइंड में ऐसा आता है अरे यार ये सारा ही पढ़ना होता है तो हम लोग नेट से पढ़ लेते हैं। तो हाँ, नेट से आप लोग पढ़ तो सकते हो, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। यदि पढ़ सकते तो शायद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ये सारी जो चीजें होती है इसमें से कई सारी चीजें ऐसी होती है जो नेट पर आपको समझ में नहीं आती, तो उसको आप बारीकी से समझना। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें। माउस सभी को पता है, माउस से हम लोग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और ये इनपुट का काम करती है। सेकंड नंबर पे कीबोर्ड, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था कि मेन कीबोर्ड के 4 टाइप थे। उसके बाद पता चला कि नहीं, ये तो 17 टाइप का होता है। उसके बाद पता चला कि ये फ्यूचर कीबोर्ड में भी 8 और 9 टाइप और आ गया है, तो कम से कम 30 टाइप के कीबोर्ड होते हैं। तो वो आपको सारे याद रखना है। कीबोर्ड से जितनी भी कमांड्स होती हैं वो यूजर के थ्रू कंप्यूटर में अंदर इनपुट की जाती हैं। ये भी एक इनपुट यूनिट हो गई। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, ये जॉयस्टिक होती है, जो कि विशेष रूप से जॉयस्टिक क्या होती है तो हम लोग को याद रहे, कंप्यूटर में स्पेशली गेम्स खेलने के लिए जिस रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं उसको आप लोग यहाँ पर जॉयस्टिक बोलते हैं। तो जॉय का मतलब आनंद होता है और स्टिक मतलब एक प्रकार की छड़ी होती है। तो इसके पैटर्न ऐसे भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप की कई सारी, कुछ गन फॉर्म में होती है, कुछ स्टिक फॉर्म में होती है, कुछ स्टेयरिंग फॉर्म में होती है, कई टाइप की जॉयस्टिक हो सकती है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर में स्पेशली गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट, लाइट पेन। तो लाइट पेन विशेष रूप से आजकल आरटीओ ऑफिस और इस टाइप के कई सारे ऑफिस जहां पर आप लोग के सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में देने होते हैं, तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर, जैसे एक आरटीओ ऑफिस में आपकी साइन लगती है वहां पर डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर जाते हैं। और सेकंड नंबर, आप लोग जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं वहां भी डिजिटल सिग्नेचर आजकल यूज होता है। कंप्यूटर से वो डिवाइस अटैच्ड होती है, आप जैसे ही किसी पेपर पर या उसके पैड पर साइन करते हैं तो वो साइन कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। तो ये भी एक इनपुट यूनिट का एक माध्यम है। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल। तो आप लोगों ने सुना तो बहुत है कि माउस होता है और एक ट्रैक बॉल होती है, पर ट्रैक बॉल एक्चुअल में क्या होती है तो इस टाइप से होती है। ये जो ट्रैक बॉल होती है, इस ट्रैक बॉल में यहाँ पर ऊपर बॉल लगी होती है। पहले माउस जो आते थे नॉर्मल वगैरह, उसमें नीचे बॉल लगी होती थी और माउस को हम नीचे चलाते थे जमीन पर या पैड पर, तो आपका पॉइंटर इस प्रकार से चलता था। पर ये ट्रैक बॉल की कंडीशन थी कि इस बॉल को आपको अंगूठे से चलाना होता है और जैसे ही अंगूठे से चलाते हैं तो आपका पॉइंटर वहां पर चलने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। स्कैनर की बात करें तो आजकल की फोटोकॉपी मशीन सारी स्कैनर का ही काम करती है। आप लोग देख पाएंगे कि स्कैनर अलग से लेने जाएं तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस पर रखते हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, स्कैन करना होता है, देन ये शटर लगा देते हैं, ये आपका जो इसका बॉक्स है इसको पैक करते हैं और उसके बाद स्कैन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। तो स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट यूनिट हो गई। देन डिजिटाइजर। इस डिजिटाइजर को डिजिटाइजिंग टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को ये वर्ड याद रखना है। तो डिजिट जो वर्ड है, इस डिजिट का मतलब होता है नंबर्स।
तो यहां पर जो कंडीशन रहती है आप लोगों की, जितनी भी चीजें एनालॉग फॉर्म में होती है उस एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में, नंबर वाले फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करता है, तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो डिजिटाइजर का होता है या डिजिटाइजिंग टैबलेट का होता है। ये एक इस प्रकार की टैबलेट है जिस पर कि आप लोग पेन चलाते हैं तो यहां पर जो भी कुछ चलाएंगे वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। जैसे मेरे पास एक डिजिटाइजर है, मैं आप लोगों को दिखा दूं प्रैक्टिकली। जैसा कि आप वहां पर देख पा रहे हैं मेरे पास एक पेन है और पेन की तरह यहां पर मेरे पास एक डिजिटाइजर है। इस डिजिटाइजर की कंडीशन रहती है, जैसा अभी मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा था तो वो ब्लॉक डायग्राम मैं इसी की मदद से बना रहा हूं कि मेरे पास ये जो पेन है इससे मैं यहां पर कुछ लिखूंगा तो फिलहाल यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, अभी ये क्लिक का काम कर रहा है। पर जैसे ही इसका बेस्ट में बनाता हूं तो फिर यहां पर जो भी कुछ करूंगा आप देख पा रहे हैं कि इस पर पेन चलाने से मेरा पेन यहां पर चलने लगा है, मतलब इधर उधर मूव हो रहा है कर्सर। तो कंडीशन हमारे पास होती है कि जब कभी भी आपकी बात होती है डिजिटाइजर की तो इस टाइप के डिजिटाइजर आते हैं जिस पर लिखने पर यहां तो कुछ नहीं बनता लेकिन कंप्यूटराइज इनपुट जरूर चला जाता है। और आगे चलें तो फिर हमारी कंडीशन जो होगी, याद रखिएगा डिजिटाइजर के लिए एनालॉग सिग्नल को, यहां पर एनालॉग फॉर्म में कुछ भी मैंने लिखा तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम डिजिटाइजर का, इस बात को भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सिस्टम माइक्रोफोन, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि आप लोगों के पास हेडफोन्स वगैरह होते हैं, उस हेडफोन में माइक लगा होता है तो आप माइक की मदद से या माइक्रोफोन की मदद से अपनी वॉइस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट यूनिट हो गया। तो नेक्स्ट है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की जो कंडीशन होती है वो क्या, तो आप लोग को याद रखना है MICR जो होता है वो स्पेशली एक ऐसी मशीन होती है जो कि बैंकिंग में आप लोग को, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकों में मिलेगी। बैंकों में इसका वर्किंग क्या होता है, तो MICR के लिए आप लोग याद रखिएगा हर एक चेक पर, जो भी बैंक से आपको चेक मिलते हैं उस चेक के ऊपर एक स्पेशली अलग से एक डिजिट होती है जो कि डार्क होती है और बड़े अक्षरों में होती है, जो कि चेक का एक नंबर होता है। वो जो चेक का नंबर होता है वो एक स्पेशल इंक में प्रिंटेड होता है और उस इंक से या उस नंबर से ही समझ में आता है कि ये चेक असली है या नकली है। तो जब कभी भी आप लोग उस चेक के, आप किसी भी बैंक में उस चेक को लगाएंगे तो हर बैंक में ये मशीन आप लोग को मिलेगी, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से भी जानते हैं और मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी भी बात होगी कि उस चेक को कैसे चेक किया जाए कि ये असली है या नकली है, तो वो लोग इस चेक को यहाँ पर लगाते हैं और जैसे ही वो चेक अंदर जाता है तो यहाँ से स्कैन होकर के ऊपर से निकल जाता है। इससे स्कैनिंग होकर के उस MICR मशीन का काम होता है कि उस चेक को चेक करे कि ये जो नंबर इसमें दिया हुआ है ये मैग्नेटिक इंक का है या नहीं है। तो वो जो नंबर होता है वो जिस पर जो प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक होती है उसी से उस चेक की चेकिंग होती है कि वो असली है या नकली। और जैसे ही वो असली नकली की पहचान करता है तो यहाँ पर मैसेज उसके पास आ जाता है, मतलब आपको ये इनपुट कंप्यूटराइज्ड कर देता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट यूनिट के पार्ट में आएगा। नेक्स्ट MICR के बाद होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का इनपुट यूनिट है और बताते हैं यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको पढ़ने का काम इस OCR का होता है। ये जो मशीन है आपके सामने, इस वर्ड को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी ऐसी जगह पर आप जाए, मॉल की बात करें हम, तो मॉल में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो भी बिल्स वगैरह आप लोगों को मिलते हैं, जो प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिलते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड होता है और उस बारकोड को रीड करने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो एक गन होती है जो कि उसको शूट करने के लिए होती है इस टाइप से। बारकोड रीडर आप लोग देख पा रहे हैं सामने, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइनें दिखती हैं आपको, इसके अंदर में हिडन फॉर्म में ये नंबर्स लगे हुए रहते हैं। तो इन नंबरों को चेक करने के लिए आप अक्सर बारकोड रीडर मतलब BCR का यूज करते हैं, या फिर इसी टाइप से छुपे हुए कैरेक्टर को सर्च करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का यूज करते हैं। बारकोड जो कि इस प्रकार की ब्लैक लाइन के पीछे छुपे हुए रहते हैं नंबर्स वगैरह, लेकिन जब बात करें OCR की तो ये जो OCR होता है वो स्पेशली आप लोग बात करें कोई कंपनी है, उसका कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर है, कोई मैटर है, जैसे कि अधिकतर कंपनीज वगैरह गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जो टेंडर निकलते हैं उस टेंडर में कई सारे आप लोगों के लेटर्स वगैरह होते हैं और उस लेटर के ऊपर उनकी एड्रेसिंग वगैरह होती है, उनके रेट्स वगैरह होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसके एड्रेस को या इसके रेट को देख ना सके, तो वो हमेशा उसको OCR फॉर्म में प्रिंट करते हैं। तो वो जो OCR फॉर्म होता है वो ऐसे लोकलाइज्ड कहीं पर ये मशीन मिलती नहीं है, तो वो लेटर जब भी जिस भी मेन जगह पर जाएगा जहां पर OCR मशीन अवेलेबल होगी, तो उनके एड्रेसिंग वगैरह को, उनके रेट्स वगैरह को, या जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन जो उसमें लेटर में छुपी हुई है उसको सर्च करने का काम OCR का होता है। तो ये एक प्रकार का इनपुट यूनिट है। जैसे ही इस OCR मशीन में आप लोग उस पेपर को लगाएंगे तो ये आपके सारे कंटेंट को कंप्यूटराइज कर देगा। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। ऐसे ही BCR की बात करें, बारकोड रीडर, तो अभी बताया कि आप लोग जो बिलिंग्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो काली काली लाइनें होती हैं, इस प्रकार से बारकोड बना रहता है, उसको स्कैन करने का काम बारकोड रीडर का होता है, और वही सारा प्रिंटेड जो आपका नंबर है वो प्राइस वगैरह जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। फिर होता है OMR, तो आपको MICR, OCR और आपका OMR ये कभी भूलना नहीं है। OMR मशीन आप लोगों ने सुना है कि एग्जाम्स वगैरह में या कई लोग जो एग्जाम देके आते हैं तो उनको OMR शीट मिलती है। OMR शीट मिलती है, उसमें आप लोगों को कहा जाता है या तो ब्लैक पेन से डॉट्स लगा दें, या फिर कहा जाता है कि आप लोग ब्लैक पेंसिल का यूज करें। तो आप उस शीट में क्या करते हैं, जैसे ये शीट दिख रही है आपको इधर भी और इधर भी, तो आप उसमें डॉट 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 लगा करके आ जाते हैं। तो वो पेपर्स वगैरह वो सब यहाँ पर आप लोग के जो होते हैं वो इस मशीन में लगा दिए जाते हैं, और लगाने के बाद इसमें होता है लेजर लाइट्स वगैरह। जैसे ही आपके 4 ऑप्शन होते हैं तो लेजर ऊपर से निकलती है, उन ब्लॉक पॉइंट्स पर जाती है। पता चला कि यदि वो आर पार जा रही है तो उसका आंसर, उस आंसर को जिस पर टिक नहीं किया है तो लाइट वहां से आर पार चली जाती है, जहां पर टिक है वहां जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब आपने फर्स्ट को या सेकंड को या थर्ड को कहां टिक किया उससे मालूम पड़ जाता है। तो ये आपकी OMR शीट को चेक करने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन बनी होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1 मिनट में 100 शीट को रीड करने की। जनरल लेवल पर एक शीट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से बोला जाएगा कि 100 क्वेश्चन देखना है फटाफट, आप देखो कि कितनी शीट कर सकते हो, तो 1 मिनट में मुश्किल है कि वो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी देख पाए। मतलब एक शीट को उसको 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। और यहाँ पर इस मशीन की स्पीड होती है 1 मिनट में 100 शीट चेक करने की। फटाफट लेजर लाइट ऊपर से आती है, उन शीट पर चलती जाती है और आगे सर्चिंग चलती जाती है। तो ये सिस्टम आप लोगों का OMR शीट का रहेगा। ये भी एक प्रकार का इनपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा से आज के समय में सभी वाकिफ हैं। गली गली में, घरों में, कॉलोनीज में आजकल कैमरेज लगाते हैं। तो ये वेब कैमरा कंप्यूटराइज्ड होता है। जो भी कुछ रिकॉर्डिंग बाहर की वो देख रहा है वो सब कुछ कंप्यूटराइज कर ही देता है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। ऐसे ही फिर माइक की बात करें तो आप लोग का जो माइक होता है जिससे कि आप साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, पहले भी मैंने इसमें बता दिया है वैसे कि आप लोग का जो माइक होता है वो इनपुट यूनिट का काम करता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन की बात करें, अब ये वर्ड समझना, हम बोल रहे हैं टच स्क्रीन पे 2 टाइप की चीजें होती है, एक टच स्क्रीन होता है और एक टच स्टिक होता है। और ये दोनों ही चीजें आप लोग को जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग फिर गड़बड़ हो जाएंगे कि टच स्क्रीन क्या होता है और टच स्टिक क्या होता है। तो नाम से समझ में आता है, ध्यान हम कभी लगाते नहीं है। तो यहाँ याद रखना है कि आप लोग आजकल जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह लेते हैं तो मोबाइल फोन के साथ जो महंगे मोबाइल होते हैं उसके साथ हमेशा एक स्टिक आती है। मेरे पास भी एक सेम स्टिक है। तो यदि मैं इस स्टिक की बात करूंगा तो इस स्टिक से मतलब आपके मोबाइल फोन पर यदि आप फिंगर से टच करेंगे तो फिंगर टच करने पर वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्टिक टच करेंगे तो वहां पर आपको इनपुट मिल जाएगा। तो जब कभी भी वो स्टिक से टच करते हैं मतलब वहां पर हार्ड कंडीशन, हार्ड चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये पॉइंटिंग डिवाइस काम आती है। इसको टच स्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस भी कही जाती है। जैसे माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, टच स्टिक को भी कहते हैं। दूसरा डिजिटल पेन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर टच स्टिक एक स्टिक है, एक पेन है, जिससे कि आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो वहां पर इनपुट मिल जाएगा। और दूसरा टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन मतलब कि इसकी जो स्क्रीन होती है, आपके जो मोबाइल फोन आप चलाते हैं, अक्सर जितने भी मोबाइल फोन आपके हाथ में वो सब टच स्क्रीन है। तो आपकी स्क्रीन से जब तक टच नहीं करते हैं तब तक वहां पर इनपुट नहीं जाएगा। तो एक सॉफ्ट कंडीशन की बात होती है और एक हार्ड कंडीशन की बात होती है। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट यूनिट है। यहां पर इस लेयर को, इस फोटो को मैंने सिर्फ इसलिए, इस इमेज को इसलिए लगाया ताकि आपको ये समझ में आए कि यहां पर ये जो ऊपर लेयर होती है एक्चुअल में, ये इस लेयर पर जब आप लोग स्क्रीन, आपकी स्किन से टच करते हैं तो ये सॉफ्ट लेयर होती है और ये वाकई में अंदर दबती है। और ये जैसे ही दबती है मालूम नहीं पड़ता हम लोगों को, तो ये पीछे के जो सेंसर्स होते हैं इन सेंसर को दबाने का काम करती है। और इस सेंसर के पीछे फिर एक और लेयर होती है जो कि आप लोगों का सिग्नल अंदर की तरफ चिप तक या आईसी तक पहुंचाती है और फिर आपका ये काम पूरा कंटिन्यू होता है।
तो इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस होता रहता है। ये आपकी सारी इनपुट यूनिट्स। इससे आगे बढ़े तो बात करते हैं अब आउटपुट यूनिट की। तो मैंने कुछ आउटपुट यूनिट लिखी हुई है, इसमें से लगभग चीजें आपको पता है, पर कुछ ऐसे नाम ऐड किए हैं जो एग्जामिनेशन के हिसाब से जरूरी है। मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट होता है, आप सभी लोगों को पता है, मॉनिटर से डिस्प्ले बाहर मिलता है। प्रिंटर से प्रिंट आउट आपको बाहर मिलते हैं। हेडफोन से आवाज आपकी बाहर आती है। इसी की जगह पर मैं बात करूं स्पीकर की, कि स्पीकर के थ्रू आप लोग कंप्यूटर स्पीकर, जिससे कि आप लोगों को बाहर आवाज मिलेगी। हेडफोन में आपका माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पर स्पीकर अलग से भी लगाया हुआ है और हेडफोन भी है। प्रोजेक्टर, आप लोगों को पता है प्रोजेक्टर क्या होता है। तो प्रोजेक्टर की जो कंडीशन होती है, उसका प्रोजेक्शन का काम होता है कि उसकी जो आपका प्रोजेक्टर जब स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा बाहर की तरफ इमेजेस वगैरह पे, दीवालों पे या आपके कपड़े पे जो भी आपने लगाया हुआ उसके ऊपर पूरी स्क्रीन आपकी प्रिंट हो जाती है। तो प्रोजेक्टर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस में यूज होगी। ऐसे ही जीपीएस को आप ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के सीपीसीटी में क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये एक इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट है या नहीं है, जीपीएस कौन सा यूनिट है। तो आपके पास कभी ये आ जाए तो जीपीएस का पूरा मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस का काम होता है क्या कि आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए हैं तो यहां से सिग्नल आपके बाहर पहुंचाना, तो सैटेलाइट तक सिग्नल भेजने का काम जीपीएस का होता है। आप अपने मोबाइल फोन का जीपीएस एक्टिवेट कर दें तो इस मोबाइल फोन से सिग्नल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार की आउटपुट यूनिट है। साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड जो कि सीपीयू में लगी होती है, जब कभी भी सीपीयू में साउंड कार्ड होती है तो साउंड बाहर लाने का काम साउंड कार्ड के माध्यम से होता है। ऐसे ही जो मॉनिटर पे आप वीडियो देखते हो वो सब वीडियो कार्ड के माध्यम से आप लोगों के मॉनिटर तक पहुंचते हैं, जिसमें कि आप वीजीए केबल लगाते हैं। फिर है ब्रेल रीडर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ब्रेल, आप लोगों ने ब्रेल लिपि का नाम जरूर सुना होगा। ऐसे लोग जो जिनको दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि बनी हुई है। तो ब्रेल लिपि का मतलब उभरे हुए अक्षर। तो उभरे अक्षर को वो हाथ लगा करके और समझ जाते हैं कि क्या है, उनके लिए अलग से फिर बुक्स वगैरह आती हैं। तो सेम कंडीशन ब्रेल रीडर होता है। ये ब्रेल रीडर जो होता है वो एक इस प्रकार का रीडर है जो कि विशेष रूप से आप लोगों को आउटपुट देने का काम करता है। मतलब आप लोगों को जो भी कंडीशन आपके कंप्यूटराइज्ड है, तो अभी हम टच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ब्रेल रीडर का काम होता है आपने जिस भी जगह पर टच किया उसको आपको सुना देगा, आपके साउंड उसके बाहर आ जाएंगे और आपको बोल करके बताएगा कि यहाँ पर आपका जहां भी फिंगर टच हो रहा है वो क्या है। तो ये भी एक प्रकार का ब्रेल रीडर भी आउटपुट का काम करता है, रीड करके बताता है कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि यहां पर मेरे पास एक टूल है और इस टूल में मेरे पास, इस टूल की बात जो कर रहा हूं, यहां पर ये रीड अलाउड। जैसे ही मैं इस रीड अलाउड पर क्लिक करूंगा तो पता चलेगा कि यहां पर ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब को रीड अलाउड मतलब जोर से पढ़ करके बताना शुरू कर देगा। तो इसी टाइप से ब्रेल रीडर भी आता है कि वो ऑटोमेटिकली पढ़ करके आपको बताने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस को अधिकतर एग्जाम में SGDS के नाम से, SGD के नाम से पूछते हैं। तो ये जो SGD स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, जो कुछ भी स्पीच की बात करते हैं आप लोग जो बोलते हैं, तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है विशेष। ऐसे कई सारे लोग हैं दुनिया में जो बोलते तो हैं लेकिन उनका जो वॉइस होता है वो क्लियर नहीं होता है, या ऐसी बात करें कि बोल बहुत कम सकते हैं, कुछ ही शब्द, कुछ ही वर्ड, कुछ ही कैरेक्टर उनके मुंह से निकलते हैं। तो जब वो इस चीज को बोलते हैं तो आप लोगों को उनकी भाषा क्लियरली समझ में नहीं आती। उनको बोलना बहुत सारा होता है लेकिन शब्द पूरे नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल डिवाइस बनी हुई है, इसका नाम है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। ये डिवाइस उस व्यक्ति की स्पीच को कैच करती है, और क्योंकि कल बताया था एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और उसमें उसकी जो वॉइस, उसके जो शब्द हैं वो शब्द वो मशीन पकड़ती है और अपनी तरफ से उसकी मेमोरी से डेटा कलेक्ट करके देती है कि शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तरफ से फिर साउंड निकाल करके देती है और आप लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो वो लोग बोलते बहुत कम है, लेकिन ये जो मशीन है स्पीच जनरेटिंग, इस डिवाइस के माध्यम से आप तक उसकी सारी बातें कंटिन्यू पहुंचती जाती है। तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टाइप की कई सारी डिवाइसेस का यूज हुआ है। इसी को वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आप लोगों की वॉइस जो कि क्लियर नहीं है, आप लोगों की वॉइस जो कि पूरी नहीं है,
तो जो भी टूटे फूटे शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो इस डिवाइस में जाएंगे और इस डिवाइस में जाके पूरे कंप्लीट वर्ड बनेंगे और आपके ये कम्युनिकेशन के काम आएंगे। ये भी एक प्रकार की आउटपुट यूनिट में काउंट होती है। लास्ट होता है आप लोग का प्लॉटर। प्लॉटर वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई लोगों को पता है कई को नहीं पता, तो मैंने इस प्लॉटर के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसको शॉर्ट में यदि मैं समझाऊं तो प्लॉटर क्या है, तो याद रखिएगा, प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह ही होता है। प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं आपके लिए क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ लिया जाएगा, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट किस आउटपुट यूनिट से या किस यूनिट के माध्यम से होती है, इनपुट से होती है या आउटपुट से, तो रटा होना चाहिए आउटपुट से। कौन सी यूनिट होती है जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करती है, तो आपको पता होना चाहिए प्लॉटर। प्लॉटर क्या प्रिंटर की तरह ही एक डिवाइस है, तो हाँ प्रिंटर की तरह ही एक डिवाइस है। इसका काम क्या है, प्रिंटिंग करने का ही काम होता है। ये सारी बातें आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। और भी कुछ इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन इसको मैं ना पढ़ते हुए आपको शॉर्ट में मेन चीजें बताता हूं। इस प्लॉटर का काम है आउटपुट डिवाइस की तरह, इससे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ और 3D प्रिंटिंग ये सब कुछ किया जाता है। क्या ड्राइंग कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ग्राफ प्रिंट कर सकते हो, 3D प्रिंटिंग ये इसी से होती है। नेक्स्ट, इसके फायदे क्या है? प्लॉटर कागज की बहुत बड़ी शीट पर डेटा को प्रिंट कर सकता है। कागज की बहुत बड़ी शीट, इसका मतलब समझिएगा कि जनरल लेवल पर हम लोग के जो प्रिंटर होते हैं वो केवल छोटे प्रिंट आउट, जैसे कि A4 साइज, A5 साइज, A6 हो गया या A8 हो गया, इस टाइप के, लेटर हो गया, लीगल पेज हो गया, इस टाइप के। लीगल पेज हमारे लिए प्रिंटर में सबसे बड़ा होता है, लेकिन लीगल पेज से भी ज्यादा बड़ी, मान लो मेरे पास बहुत बड़ी ड्राइंग शीट है, उसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो वो प्रिंटर नहीं कर सकता क्योंकि इतने बड़े प्रिंटर होते ही नहीं है। तो यहां पर बड़ी साइज की प्रिंटिंग के लिए आप हमेशा प्लॉटर जैसी डिवाइस का यूज करते हैं। दूसरी बात, प्लॉटर से प्लाईवुड, एल्यूमिनियम, शीट स्टील, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक सहित फ्लैट सामग्री पर प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये एक बड़ी बात है कि हमारा प्रिंटर केवल पेपर प्रिंट करता है और जो प्लॉटर होता है वो एल्यूमिनियम की शीट पर, प्लाईवुड पर, स्टील पर, प्लास्टिक पर, हर चीज पर प्रिंटिंग का काम कर सकता है। ये एक ऐसी मशीन होती है। दूसरा, प्लॉटर से किसी भी समान पैटर्न को बिना किसी इमेज खराबी के हजारों बार बनाया जा सकता है। मतलब इस प्लॉटर में पहले से ड्राइंग कर दी जाती है, उस इमेज को, उस प्रोग्राम को बना दिया जाता है और उस प्रोग्राम के पैटर्न के आधार पे ही आप फटाफट हर एक डिजाइन हजारों बार बना सकते हैं। तो ये सिस्टम इसका चलता है। इसकी कमियां, पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर्स काफी बड़े होते हैं। सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करते हैं तो साइज भी बड़ा ही आता है। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर्स बहुत अधिक महंगे होते हैं। प्रिंटर हमारा 2000, 3000, 5000, 10,000, 15, 25,000 तक, 30-35,000 तक अच्छे प्रिंटर आ जाते हैं। लेकिन प्लॉटर की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आगे चलें तो प्लॉटर के प्रकार, दो टाइप के प्लॉटर होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपकी एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप लोगों की एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा याद होना चाहिए। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ये दो टाइप के प्लॉटर आते हैं। ड्रम पेन प्लॉटर, अब पेन नाम आया इसका मतलब पेन की तरह ड्राइंग कर सकता होगा, प्रिंट कर सकता होगा, लिख सकता होगा। दूसरा फ्लैट बेड, फ्लैट मतलब एक जैसा होता है और बेड मतलब बिस्तर होता है, तो बिस्तर की तरह सीधा हो। तो इसी चीज को समझने के लिए यहां पर मैंने ड्रम प्लेन प्लॉटर भी दिया है। ये बड़ी सी मशीन होती है जो बड़ी बड़ी शीट प्रिंट करने का काम करती है, पर कंडीशन एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अंदर पेन लगे होते हैं, उसमें पेन के द्वारा कागज पर चित्र या आकृति का निर्माण किया जाता है। इस डिवाइस में कागज एक ड्रम के ऊपर चढ़ा रहता है जो धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन प्रिंट करता जाता है। यह एक मैकेनिकल कलाकार की तरह कार्य करता है। कई ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर ट्रिप्ड पेन का प्रयोग होता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। कई रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। प्लॉटर एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। इस पूरे पैराग्राफ में ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर टिप्ड पेन का उपयोग होता है। यह आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का भी प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में कंडीशन की इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो इंच प्रति सेकंड, 1 इंच प्रति सेकंड, मतलब 1 इंच जो एरिया होता है उसमें प्रति सेकंड की स्पीड में प्रिंट कर देता है। तो सोचने वाली बात है, जो बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं उसको इतनी जल्दी प्रिंट क्यों कर पाता है, क्योंकि सेकंड में 1 इंच का काम कर रहा है।
2 सेकंड में 2 इंच प्रिंटिंग कर देगा, ऐसे फटाफट फटाफट प्रिंटिंग होती है। दूसरा, एक नहीं, ऐसे इसमें कितने, तो पता चला 3 से 4 पेन के जो कंडीशन इन्होंने बताई कि रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। तो 4 से अधिक पेन है मतलब एक ही साथ 4-4 इंच 5-5 इंच प्रिंटिंग फटाफट हो जाती है। तो ये सिस्टम आप लोग को ड्रम पेन प्लॉटर का ध्यान रखना है। ऐसे ही लास्ट में फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। तो जब हम फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सामने ही दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है, एक फ्लैट स्क्रीन दिख रही है, इसी के ऊपर आप लोग का जो पेपर होता है वो रख दिया जाता है। बड़े साइज के पोस्टर पेपर होते हैं और ये फ्लैक्स मशीन 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट तक के फ्लैक्स या बड़े बड़े पेजेस आराम से प्रिंट करके निकाल सकती है। इसकी जो कंडीशन होती है वो सामने ही आप लोग को डिस्प्ले में दिख रहा है कि यहाँ पर जब फ्लैट ब्लेड की बात कर रहे हैं तो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर में कागज को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जाता है। यहाँ पर ये बेड या ट्रे दिख रही है, इसमें रख दिया जाता है। इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जो पार्ट है इस पर कई सारे पेन लगे हुए हैं जो मोटर से कागज पर ऊपर नीचे दाएं बाएं पर घूमकर चित्र या आकृति का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है ये यहीं पर राउंड राउंड घूमता जाता है और यहाँ पर जो भी पेंटिंग बनाना होती है, जो भी प्रिंटिंग करना होती है वो आसानी से बना देता है। इस प्रकार के प्रिंटर भी चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र, जो भी इमेजेस होती हैं, चार्ट होते हैं, वो सब कुछ ड्रॉ कर पाते हैं। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर ये दोनों ही प्लॉटर के प्रकार होते हैं और 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं वो सब इसमें प्रिंट होते हैं। तो इस टाइप से कुछ चीजें हैं विशेष रूप से जो कि आप लोग को इसमें याद रखना है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। धीरे धीरे ये चैनल आप लोग को अलग अलग टाइप के, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया इंग्लिश का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस पार्ट, जीएस अभी कुछ दिनों से रुका हुआ था, कल से उसके भी, कल या परसों से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। हम लोगों की भी उम्मीद यही है कि धीरे धीरे इसमें एडवांस लेवल पर, अभी जैसे कंप्यूटर का बेसिक चल रहा है, आगे भविष्य में C++, इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। जावा जैसी चीज भी आएगी, जावा प्रोग्रामिंग होगी, इसमें जावा स्क्रिप्ट हो गया, कोर जावा हो गया, एडवांस जावा हो गया, इसके लेक्चर भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेंगे। ASP.NET हो गया, VB.NET हो गया, PHP हो गया, इस टाइप की चीजें भी बहुत जल्दी सीखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर पार्ट भी ये बढ़ने वाला है। साथ में आप लोग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्पेशली मैथ्स के लेक्चर आप लोग को इसमें हम लोग दे ही रहे हैं। मैथ्स के कंटिन्यू लेक्चर आप लोग को और आगे मिलते रहेंगे। तो मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया प्लस जीएस हो गया। साथ ही साथ अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हिंदी की भी, और हिंदी के साथ आपका जनरल नॉलेज भी। तो कोशिश करिए आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की, प्लस सब्सक्राइब करिए अभी तक यदि नहीं किया है तो, ताकि डेली आप लोग को इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप लोग यदि लाइक करेंगे, इस चैनल को पसंद करेंगे, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा उत्साह होता है कि अच्छा लगता है कि चलो सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो हम लोग और ज़्यादा मेहनत करें। तो कोशिश करिए आप अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ शेयर हो जाए। आज के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर जल्दी से मिलते हैं।